ये पढ़ो जरा एक बार। एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्यूज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर कोर्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 156(3). ये बात लिखी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोहराया कि 200 में एग्जामिनेशन किए जाने के पहले 156(3) का आदेश दे दिया जाना कार्यवाही को दूषित नहीं कर देता, ठीक है। फिर ऐसा दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक आदमी को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी गई थी इस आधार पर कि सब 200 के एग्जामिनेशन तो कर रहे नहीं, आपने 156(3) का आदेश कैसे दे दिया। तो वो एंटीसिपेटरी बेल को सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड किया और कहा कि मैजिस्ट्रेट के पास में पावर है कि वो 156(3) का आदेश दे सकता है 200 के एग्जामिनेशन। अच्छा अनिता, जब मैजिस्ट्रेट किसी भी मामले में संज्ञान लेता है तो संज्ञान किसका, अपराध का लेता है या अपराधी का लेता है? अपराध का। तो इसका मतलब ये है कि क्या एक्यूज्ड पर्सन का वहां उपस्थित होना जरूरी है या नहीं जरूरी है? क्योंकि किसका कॉग्निजेंस लिया जा रहा है, अपराध का। अब जब सारी कार्यवाही होगी, 156(2) का हो गया, पुलिस रिपोर्ट आ गई, वीडियो फोटो आ गई, खुद के नॉलेज पर ले ली, कोर्ट ने क्या किया है, कॉग्निजेंस ले लिया। कॉग्निजेंस ले लिए जाने के बाद में सेक्शन नंबर 2 से 4 में समन और वारंट भेज दिया, उसके सामने मौजूद हो गया, उनको कॉपियां वगैरह दे दी, एक्यूज्ड आदमी को दे दी, कोर्ट ऑफ सेशन को भेजना है तो कोर्ट ऑफ सेशन को दे दिया। तो अब क्या क्या स्थिति आ गई है कि या तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेंगे, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करेंगे। और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का मतलब आरोप की विरचना, मतलब मैंने इंग्लिश बताया। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ऑफ सेशन या मैजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध जिस व्यक्ति के संबंध में ये सूचना आई थी कि आपके द्वारा अपराध किया गया है, चाहे एफआईआर मतलब पुलिस रिपोर्ट से और या फिर कंप्लेंट से, उस आदमी को इस बात की जानकारी देना कि आपको मैजिस्ट्रेट सामने इसलिए प्रस्तुत किया गया है कि आपके विरुद्ध ये सूचना आई है और इन्वेस्टिगेशन करके हमने ये पाया है कि आपने ऐसा अपराध किया है, तो क्यों नहीं आपके विरुद्ध इस मामले में प्रसंज्ञान लिए जाकर कार्यवाही की जाए। प्रसंज्ञान लिए जाकर कार्यवाही नहीं, जो मेरे प्रसंज्ञान में है, क्योंकि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कब होगा, मैजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस ले लिए जाने के बाद। तो मैजिस्ट्रेट उनको क्या कह रहा है, इस तरह के अपराध की जानकारी मेरे प्रसंज्ञान में है, क्यों नहीं आपके विरुद्ध न्याय की कार्यवाही की जाए। तो इस तरह की सूचना देना किसको, एक्यूज्ड आदमी को, किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा। कहा जाता है आरोप की विरचना की गई। तो आरोप की विरचना हुआ जाना अपने आप में ये बात बताता है कि न्यायिक प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी दोनों से निकलकर ट्रायल पर आ चुकी है। और ट्रायल क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो जांच से भिन्न है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, जांच हो चुकी है, अब वो जो तीसरी प्रोसीजर है जिसका नाम विचारण है, विचारण का लक्ष्य क्या है, किसी भी आदमी को साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध या दोष मुक्त करने की कार्रवाई, जो शुरू कहां से होती है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से। अब मैं चार्ज को परिभाषित करना चाहूँ कि साहब चार्ज किसे कहते हैं, आरोप किसे कहते हैं। कहाँ आरोप की परिभाषा दे रखी है, 2B में। तो ये तो एकदम नजदीक का ही था बेटा। 2A में वेलेबल ऑफेंस, 2B में चार्ज। मैं नई वाली पढ़ी थी सर, इसमें 2F का है। तो आपने नई वाली पूरी पढ़ ली इसका मतलब? अच्छा 2F में परिभाषा दे क्या रखी है सर? जब एक से ज़्यादा हेड होता है ना, तो एक आदमी को हेड बना के वो चार्ज शुरू करते हैं। आदमी को हेड बनाते हैं? नहीं, ऑफिसर को। और आदमी एक से ज़्यादा ऑफिसर क्या रावण ही आता है कोर्ट में? किसके हेड होते हैं? मार खाना होता है। देखो डेफिनेशन थोड़ी सी घुमा फिरा के लिखी हुई है, अपन लोगों को समझ में नहीं आएगी कि जब आरोप में एक से अधिक शीट्स हो तो प्रत्येक शीट से एक आरोप। इसका मतलब ये है कि एक आदमी अपराध करता है, जिस अपराध में केवल एक ही अपराध होता है, तो फिर उस पर कितने चार्ज लगेंगे?
मर्डर किया, मर्डर है, सेक्शन नंबर 300 का चार्ज लग गया, 299 का मतलब सेक्शन है, सेक्शन नंबर 302 या 304 का चार्ज लग गया। एक ही तो आरोप में एक शीर्ष है, तो एक शीर्ष वाला आरोप है जिसको अपन कहते हैं कि वन हेडेड चार्ज। पर अमूमन क्या होता है, अमूमन ये होता है कि एक आदमी एक ही ट्रांजेक्शन में एक से अधिक आरोप करता है, घर में घुस के चोरी करता है, उस आदमी की मार पिटाई करके मर्डर करता है, दो आदमी सामान्य परिकल्पना के अग्रसरण में काम करते हुए किसी आदमी की डेथ कमिट कर रहे हैं, तो उन दोनों आदमी पर क्या लग रहा है, सेक्शन 302 अंडर सेक्शन 34। 5 से ज्यादा आदमी तो सेक्शन 302 अंडर सेक्शन 149। घर में घुसकर चोरी कर रहा है तो 441 प्लस मारपीट भी की होगी 323, 324 और फिर क्या चोरी की 378। ये क्या है, एक से अधिक ऑफेंस है। तो आरोप के बारे में ये कहा कि जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तो प्रत्येक शीर्ष एक आरोप है, सभी को भी शामिल रूप से आरोप मानेंगे और अलग अलग रूप से सभी को आरोप मानेंगे। इसका मतलब ये है कि जब भी कभी आरोप की विवेचना की जाएगी तो अलग अलग आरोपों के बारे में अलग अलग फ्रेमिंग की जाएगी और हर आरोप को अलग अलग एविडेंस के साथ में दोष सिद्ध और दोष मुक्त किया जाएगा, मतलब प्रमाणित और अनुप्रमाणित किया जाना है उसको, तो अलग अलग तरह से। जब कोर्ट में जजमेंट रखा जाता है, कोर्ट जब अपना निर्णय सुनाएगा तो प्रत्येक आरोप को संबंध में आए हुए एविडेंस कि इस आरोप के संबंध में 161 के बयान ये आए, इसके ये आए, इस आरोप के संबंध में 161 के बयान ये, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ये है, तो इस आरोप में आप दोष सिद्ध हुए, इस आरोप में आप दोष मुक्त हुए, ऐसा करना। एक कम्युलेटिव रूप से नहीं बताया जाएगा, इसलिए ये कह रहा है कि जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तो प्रत्येक शीर्ष एक आरोप है। तो आरोप बताया जाना क्यों जरूरी है कि किसी भी एक्यूज्ड आदमी को ये लगे कि न्यायालय के द्वारा उसके विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है वो किस मकसद से की जा रही है, इसीलिए हम कहते हैं आरोप की विरचना। तो आरोप की विरचना किए जाने की डेफिनेशन यदि मैं दूं तो क्या कहा जाएगा, न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति के न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को ये सूचना दिया जाना कि उसके द्वारा किया गया कार्य इस अपराध में, इस अधिनियम में, इस अपराध के तहत आता है और न्यायालय के द्वारा वो मामला प्रसंज्ञान में है। क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो? तो मतलब अपराध के बारे में सूचित किया जाना ही आरोप की विरचना है। तो जैसे आरोप की विवेचना होगी इसका मतलब हुआ है कि मामला विचारण में आ चुका, विचारण शुरू हो चुका है, ट्रायल शुरू हो चुकी है। ये जो बोल रहे हैं ये गाना बात चल रही है। तो आरोप विचारण शुरू किए जाने का बिंदु है। किसी भी तरह की ट्रायल जब कोर्ट के द्वारा की जाती है तो ट्रायल हम देखते हैं अमूमन कौन कौन सी, समन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समरी ट्रायल, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल। ये जो 4 अलग अलग तरह की ट्रायल्स होती है, इसमें हर तरह की ट्रायल पे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किया जाना जरूरी नहीं है। जैसे कि समन और समरी ट्रायल में हम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं करते, केवल आरोप के बारे में संक्षिप्त रूप से उसे सूचित कर दिया जाता है कि आपको इस वजह से न्यायालय में पेश किया गया है। जबकि कोर्ट ऑफ सेशन और वारंट ट्रायल जो हो रही है, और वारंट ट्रायल कितने तरह से हो रही है, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामला और पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामला। तो अन्यथा का मतलब क्या हो जाएगा, परिवार के ऊपर हो गया या खुद के सेल्फ नॉलेज के आधार पर हो गया। और दूसरा कोर्ट ऑफ सेशन, जब वारंट ट्रायल हो रही है और कोर्ट ऑफ सेशन की ट्रायल हो रही है तो कोर्ट ऑफ सेशन और वारंट मतलब मैजिस्ट्रेट उसको बताएंगे कि इस तरह का आरोप है। अब जब आरोप के बारे में सूचित कर दिया गया तो एक्यूज को जब सूचित किया, एक्यूज अब उस आरोप के बारे में क्या बात करेगा, 2 बात, या तो मेरे द्वारा की गई ऐसी अपराध की स्वीकृति, साहब हाँ मेरे यहाँ से अपराध हो गया, गुनाह हो गया, आज के बाद मैं नहीं करूंगा, ऐसी वैसी सब बातें। तो जब किसी आदमी के द्वारा या एक्यूज के द्वारा ऐसे अपराध को स्वीकार, ऐसे आरोप को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसको अपन क्या कहेंगे, उन्होंने क्या कर दिया, अपनी गिल्टी को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये मैजिस्ट्रेट पर डिपेंड करता है कि चाहे तो वो इमीडिएट एंड आफ्टर उसको कन्विक्ट कर दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है मैजिस्ट्रेट को लगे कि इसने इसको स्वीकार किया है, वो इसने अपनी इच्छा से नहीं किया, किसी जमाव में किसी जबरदस्ती से होके किया। मैजिस्ट्रेट खुद क्या कर सकता है, कन्विक्ट नहीं करके ट्रायल किए जाने का आदेश दे सकता है। क्योंकि हमारी इंडियन जुडिशरी क्या करी है कि जिस किसी भी एक्यूज्ड आदमी को मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जा रहा है तो मैजिस्ट्रेट उस एक्यूज्ड के बारे में क्या बात विचारण करेगा कि एक्यूज्ड आदमी निर्दोष है या अपराधी है, ये करेगा। तो मैजिस्ट्रेट ये बात मान रहा है, द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, इसने एक्सेप्ट कर लिया। मैजिस्ट्रेट की जो बात थी इनोसेंसी की उद्धारणा किए जाने वाली, वो कब तक मानी जाएगी, जब तक कि उसको कंट्रोलरी प्रूफ नहीं कर दिया जाए। तो मैजिस्ट्रेट ने कहा कि क्या आपने अपराध किया, क्या मैंने अपराध किया, क्या प्रूफ हुई,
नहीं होगी। इसलिए मैजिस्ट्रेट पर डिस्क्रिशन पावर दे दिया, वो चाहे तो कन्विक्ट कर सकता है और वो चाहे तो इसके बावजूद उसने स्वीकार किया उसकी भी क्या करवाई जा सकती है, ट्रायल करवाई जा सकती है। अब ट्रायल में क्या होगा, ट्रायल में वो सबसे पहले किसकी तरफ से एविडेंस होंगे, प्रोसिक्यूशन की तरफ से ही एविडेंस होता है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से एविडेंस होने का कारण क्या है कि साहब इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये था, मेडिकल ऑफिसर ये था, डॉक्टर ने ये ट्रीटमेंट किया, आदमी को पकड़ा जब इस तरह की बात थी। इन सारे फैक्ट्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है प्रोसिक्यूशन के द्वारा किसको, कोर्ट को, कोर्ट को, और कोर्ट को बताया जाएगा कि हमने इस आदमी को पकड़ा, इस अपराध में पकड़ा। अब कोर्ट उस आदमी की तरफ देखेगी कि साहब प्रोसिक्यूशन ने अपनी तरफ से बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस बात को प्रूव कर दिया कि आप ही वो व्यक्ति हो जिसने अपराध किया। अब आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होने के बाद में अब आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं। यदि वो इस बात को कॉन्ट्रेरी प्रूफ कर देता है तब तो फिर अब उसे दोषी नहीं किया जाएगा, और यदि इस एक्यूज आदमी के द्वारा ऐसे ऑफेंस को, ऐसे चार्ज को कॉन्ट्रेरी प्रूफ नहीं किया जाएगा तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, अब इसको कन्विक्ट करेगा, जाहिर सी बात है। तो आरोप की विरचना किया जाना किसी भी आदमी को दोष सिद्ध और दोष मुक्त किए जाने का प्रथम स्टेज है। तो यही हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 211 से 224 तक कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कैसे की जाए, चार्ज की डेफिनेशन हो गई। अब सेक्शन नंबर 211 क्या कह रहा है, आरोप की अंतर्वस्तु। अंतर्वस्तु का मतलब क्या होगा कि साहब उसके अंदर क्या क्या बातें लिखेगा। ऐसा नहीं है कि साहब एक ही मोहल्ले में रहने वाले दो मनोज कुमार हैं, एक मनोज कुमार के पिता का नाम दिलीप है, दूसरे मनोज कुमार के पिता का नाम धर्मेंद्र है। आपने सूचना तो प्राप्त हुई थी धर्मेंद्र का जो मनोज कुमार है, पर आप इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहे हो, जो दिलीप कुमार के मनोज कुमार जी है। तो आदमी तो भ्रमित हो गया ना, तो जाहिर सी बात है उसको बताना पड़ेगा ये मनोज कुमार है जो इनके बच्चे हैं। जिसने क्या किया, एक ऐसा आदमी जिसका नाम दिलीप कुमार है और दूसरे आदमी का नाम भी दिलीप कुमार है, पर इसने ऐसे दिलीप कुमार पर अटैक किया जो राजेश कुमार के बच्चे थे, ना कि अमिताभ बच्चन के, तो उसे ये भी सूचित करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरी बात, एक आदमी अपराध करने के बाद में या अपराध करने के पहले और पश्चात या दौरान वहां पर ही तो मौजूद नहीं रहता, वो तो आता जाता ही रहता। हो सकता है उसी ट्रांजेक्शन में की लड़ाई हो गई हो, तो स्थान भी बताना पड़ेगा। अब उस एक ही स्थान पर हो सकता है वो एक दिन में कई बार जाता हो, तो वो समय भी बताना पड़ेगा। तो आरोप की अंतर्वस्तु क्या क्या है, आरोप की अंतर्वस्तु जिस आदमी के द्वारा अपराध किया गया है, जिस आदमी के विरुद्ध अपराध किया गया है, जिस समय अपराध किया गया है, जिस स्थान में अपराध हुआ है, उस आदमी ने क्या अधिनियम के तहत अपराध किया है, तो ये सारी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। तो जब आरोप की विरचना मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है तो वो साफ लिखता है कि साहब मैं मजिस्ट्रेट जितेंद्र कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग पाली, आपको ये सूचित करते हैं कि साहब हमारे प्रसंज्ञान पे है कि आपके द्वारा इस तरह की बात ऐसे आदमी के साथ में मिलकर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध की गई जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा इसमें अपराध के रूप में परिभाषित है, तो क्यों नहीं आपके विरुद्ध नहीं, जो मेरे प्रसंज्ञान में है, क्यों नहीं आपके विरुद्ध विचारण की कार्रवाई शुरू की जाए। ये हो गया आरोप, ये हो गया कंटेंट। तो सेक्शन नंबर 211 छोटी सी बात बता रहा है जिसमें क्या क्या बातें बताई गई है, आरोप को विरचित किए जाने की कंटेंट बताएगा। सेक्शन 212 समय स्थान और व्यक्ति के बारे में हो गया, दोनों का मिला जुला असर हो गया। सेक्शन नंबर 213 की थोड़ी सी ठीक बात कह रहा है। थोड़ी ठीक बात इस वजह से कह रहा है कि जब कभी किसी तरह का आरोप है जिसमें एक लंबी प्रक्रिया शामिल रही हो, तो फिर या फिर कोई इकोनॉमिकल या फिर चीटिंग का, धोखे का या फिर पैसे के संबंध में मामला हो, तो फिर जब आरोप किया जा रहा है, मतलब आरोप की विरचना की जा रही है, तो अपराध के किए जाने की रीति को भी डिफाइन करना पड़ेगा। कि जैसे कि मैंने किसी आदमी के दुकानदार के पैसे का माल उठाया था और वो मेरे माल के पैसे नहीं दिए, पर मैं अमूमन उसे माल के पैसे देता रहता हूँ, तो न्यायालय मुझे क्या कहेगा कि साहब आपने इस आदमी के संबंध में आप सामान्य रूप से जानकारी रखते हो, पैसे देते हो, माल लेते हो, पर इस तारीख को आपने जब उनसे माल लिया तो आपने एक विशेष प्रकार का उसे चेक दिया था, वो चेक इस तारीख को डिसऑनर हो गया। तो ये क्या बताया जा रहा है, ऑफेंस के किए जाने की रीति, मोड को बताया जा रहा है। तो ये बताना भी जरूरी है क्योंकि मुझे पता तो चले मेरे कौन से ट्रांजेक्शन के विरुद्ध ऐसा अपराध किया, मतलब ट्रायल की जा रही है। तो सेक्शन नंबर 213 ये बताता है कि जहां ट्रायल की नहीं, अपराध की रीति बताए जाने जरूरी, वहां रीति बताएगा
अच्छा मान लो किसी आदमी ने मर्डर किया या फिर किसी आदमी ने किसी आदमी के घर में घुस के चोरी की, तो उसमें कौन सी रीति बताई जाएगी? क्या ऐसा बताएगा कि साहब आपने 12 इंच का रामपुरी चाकू आपके सीधे हाथ में पकड़ के 50 पास्कल प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रेशर लगा के उसके पेट के अंदर डाला, जिसमें कि उसकी नाड़ियां का ये भंग हो गया, इमीडिएट ये उसकी डेथ हो गई, क्या ऐसा बताया जाएगा? तो कई सारे ऑफेंस ऐसे हैं जिसमें रीति का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है, पर कई सारे ऐसे जिसमें डिफाइन किया जाना जरूरी है कि आपका ऑफेंस किए जाने का मोड या तरीका क्या है। 313 खत्म। 314 आरोप के शब्दों का वर्ष लिया जाएगा जो उसका विधि में है, जिसके अधीन वो अपराध दंडनीय है। क्या लिखा? पनिशेबल सेक्शन बताएंगे मतलब। हाँ देखो, यदि कोई आदमी ऑफेंस कर रहा है मर्डर का, तो मर्डर का ऑफेंस तो सेक्शन नंबर 300 है। तो आरोप की विवेचना किए जाते समय उसमें यह थोड़ी लिखा जाएगा कि आपको 300 के तहत सजा दी जा रही है। वो तो डिफाइन है, क्या कहेगा? आपके द्वारा ऐसा अपराध, ऐसा कार्य धारा 300 के तहत परिभाषित अपराध है जो सेक्शन नंबर 302 के तहत विचारणीय है, तो दंडनीय सजा किसमें दी जा रही है? तो फिर 302 का उल्लेख किया जाएगा, परिभाषित बताया जाना के बाद में जिसमें दंड दिया जाना है उसके बारे में बताया जाएगा। हो गया 214। 215 क्या कहते हैं? क्या? इफेक्ट ऑफ एरर्स। इफेक्ट ऑफ एरर्स क्या है साहब? यदि आरोप की विवेचना किए जाने में कोई गलतियां हो जाए तो इसी भूल का क्या प्रभाव होगा? राम बख्श और खुदा बख्श इसमें इसी में है क्या? खुदा बख्श। हाँ तो देखो छोटी सी बात है, एक आदमी विशेष ने एक तारीख को किसी एक आदमी की डेथ कमिट की या फिर एक आदमी के घर में चोरी की, और उसी आदमी ने किसी दूसरी तारीख को किसी दूसरे आदमी के घर में और चोरी की, तो अपराध दो अलग अलग हो गए। तो जब इसको बताया जा रहा है आरोप की विवेचना किए जाते समय, तो उसको स्पेशल बताना पड़ेगा कि साहब आपने इस तारीख को इसके विरुद्ध इस घर में चोरी की है और आपने इस तारीख को इसके विरुद्ध इसके घर में चोरी की है। यदि ये मिसप्लेस हो गया कि साहब तारीख का बदलाव आ रहा है कि साहब 24 तारीख को तो बी के घर में चोरी की है, 26 तारीख को ए के घर में चोरी की, तो वो बेचारा क्या हो जाएगा? कोमा में आ जाएगा, फिर अब मैं डिफेंस कौन से लूं कौन से नहीं लूं। तो इस बात का स्पष्ट बताया जाना जरूरी है कि साहब आपने किस दिन किसके विरुद्ध अपराध किया जिसपे एक्यूज्ड आदमी अपने सारे डिफेंसेस को इस्तेमाल कर सके। थोड़ा जरा नलिनी एक्सप्लेनेशन इसका। क्या हुआ है? एक आदमी ने दूसरे आदमी का मर्डर किया है, उस आदमी का नाम तो था प्रकाश, जबकि आरोप में क्या लिखते हैं? उस आदमी का नाम रामकिशोर। मर्डर तो हुआ है, और उस आदमी ने इसके अलावा कभी भी किसी का मर्डर नहीं किया ना, इसके अलावा इसके ऊपर कभी कोई ट्रायल चल रही है। तो केवल इतनी सी भूल के साथ नाम चेंज हो जाने की वजह से गलती नहीं मानी जाएगी, जबकि दूसरी स्थिति में तो एक आदमी ने दो अलग अलग आदमियों की हत्या करने का काम किया है। अब यदि उसको कह दिया जाए कि साहब इस तारीख को आपने दूसरे आदमी की हत्या करने का काम किया था और इस तारीख को पहले आदमी का, तो वो क्या हो जाएगा? एक्यूज्ड आदमी परेशान हो जाएगा, बुलावे में आ जाएगा, डिफेंसिव एविडेंस उसे कौन से इस्तेमाल करते हैं। अतः इस तरह की कार्रवाई क्या कर देगी? हाँ हाँ जब वो हैदर बख्श की हत्या के लिए आरोपित हुआ था, उसका विचारण खुदा बख्श की हत्या के लिए हुआ। उसकी प्रतिरक्षा में उपस्थित साक्षी हैदर बख्श वाले मामले में साक्षी थे। न्यायालय इससे अनुमान कर सकता है कि वो बुलावे में पड़ गया था और वह रोहित आदमी। तो ऐसे बुलावे में पड़ने का प्रभाव क्या है? 215 लिखने का कार्यवाही वापस से होगी या शून्य है क्या? ये तो इतना ही लिखा हुआ है, इट हैज ओकेजन ए फेलियर ऑफ जस्टिस। फेलियर ऑफ जस्टिस। और क्या इस तरह से बुलावे में पड़ने वाले सेक्शन नंबर
460 और 461 में वही 464 और 465। 64 और 65 है, उसमें इसलिए 215 का हमारा दे रखा है। देखो क्या है, चार सौ चौसठ में तो शून्य नहीं होगी, 465 में शून्य होगी। आरोप विरचित न करने या उसके अभाव में उसमें गलती का प्रभाव 200 नहीं, 460 में 61 में 64 सेक्शन नंबर 464 464 आरोप विरचित न करने या उसके अभाव में या उसमें गलती का प्रभाव। क्या लिखा हुआ? अच्छा, ये जो सेक्शन है ना, ये उसी से रिलेटेड है। सेक्शन 215 से 464 सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय का कोई निष्कर्ष दंडादेश या आदेश केवल इस आधार पर कि कोई आरोप विरचित नहीं किया गया था अथवा इस आधार पर कि आरोप में कोई गलती या लोग या अनियमितता थी जिसके अंतर्गत आरोपों का पूर्ण संयोजन भी उस दशा में ही अविधिमान्य समझा जाएगा जब अपील पुष्टि करने पुलिस न्यायालय की राय में उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया। जब अपीलेट या रिवीजन कोर्ट ने वास्तव में इस बात को महसूस किया है कि साहब इसकी वजह से जब वो बुलावे में पड़ा था उसको न्याय नहीं मिला है, तब वो अविधिमान्य समझा जाएगा, वापस ट्राइब्यूनल चार्ज। सेकंड, यदि अपील पुष्टिकरण पुनरीक्षण न्यायालय की राय की वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है तो फिर क्या होगा? आरोप विरचित नहीं किए जाने की दशा में यह आदेश कर सकता है कि आरोप विरचित किया जाए और आरोप की विरचना के ठीक पश्चात विचारण पुनः प्रारंभ किया जाए। नंबर 1 बात। दूसरा, आरोप की किसी गलती, लोप या अनियमितता वाली दशा में यह निर्देश दे सकता है कि किसी ऐसी रीति से जिसे मैं ठीक समझे विरचित आरोप पर नया विचारण किया जाए। फर्स्ट में तो क्या लिखा? पूरा का पूरा विचारण अलग करो। सेकंड में लिखा उसी एक आरोप को वापस से फ्रेम करके उसकी वापस विचारण किया। समन ट्रायल में तो आरोप की विरचना होती नहीं। एक मिनट, आप ऐसा कहाँ पढ़ रहे हो? मिशन टू फ्रेम ए चार्ज, मतलब उस अपना आरोप तो लगाना था लेकिन उसने चार्ज नहीं किया। लगाना था मतलब उस आरोप को फ्रेम किया जाना था मगर किया नहीं। इसका मतलब कि आरोप विरचित न करने का इंग्लिश में देखो इफेक्ट ऑफ ओमिशन ऑफ फ्रेम। फ्रेम करना तो था मगर फ्रेम उसने किया नहीं। दोनों साइड से गलती हो सकती है, विक्टिम की तरफ से भी accused की तरफ से, मतलब एक आरोप करना लगाना छोड़ दिया तो विक्टिम के साथ गलत हो जाएगा। मतलब कोई भी चार्ज अगर लगाना छोड़ दिया तो दोनों के साथ ही गलत हुआ बेटा, एक्यूज के साथ और उसके साथ दोनों के नहीं, साथ। accused को तो फायदा होगा ना अगर एक चार्ज उसके ऊपर छूट जाएगा तो उसकी सजा उसको नहीं मिलेगी। तो ये विक्टिम के साथ गलत होगा। ये विक्टिम के साथ में गलत ये शायद उसको उस कंडीशन में बोल रहा है कि अगर कोई मतलब आरोप विरचित करने के साथ में तो विक्टिम के साथ न्याय नहीं हो रहा। ठीक है, प्रोवाइजो में क्या लिखा हुआ है देखना, इसी के 464 में। परंतु यदि न्यायालय की राय है कि मामले के तथ्य ऐसे हैं कि साबित तथ्यों की बाबत अभियुक्त के विरुद्ध कोई विधिमान्य आरोप नहीं लगाया जा सकता तो वह दोष सिद्धि को अभिखंडित भी कर सकता है, क्वेश ऑफ कन्विक्शन भी किया जा सकता है। तो 464 में एक बात बताइए, आरोप विरचित करना था, विरचित किया नहीं। आरोप विरचित करना था मगर गलत आरोप विरचित हो गया। फिर दोनों के सब रिजल्ट बताएं कि साहब अविधिमान्य होगा जबकि न्याय नहीं हो पाता है। फिर सेकंड बात में बताइए कि दोनों स्थिति में क्या क्या करना होगा। जब आरोप विरचित ही नहीं किया गया तो कह रहा है कि साहब वापस से आरोप विरचित करो और पूरा विचारण वापस करो। जबकि एक आरोप को फ्रेम किए जाने में कोई गलती हुई थी तो ऐसी स्थिति में उसी एक आरोप को करेक्शन करके वापस से फ्रेम करो और वापस से ट्रायल करो। समझ गए? सेक्शन नंबर 215 को इंटरलिंक कर लेना सेक्शन 464 से। अब आगे सेक्शन नंबर 216 और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रटी रटाई बात है, न्यायालय आरोप में परिवर्तन कब कर सकता है। कोई भी न्यायालय में कौन कौन से न्यायालय शामिल है?
पूर्व किसी भी समय आरोप में परिवर्तन और परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन का मतलब पूरा आरोप भी चेंज कर दिया, परिवर्तन का मतलब एडिशनल आरोप जोड़ दिए या जुड़े हुए आरोपों को हटा दिया। तो सेक्शन नंबर 216 आरोप पे परिवर्तन। अनीता, आरोप क्या होता है और कौन किसे सुना रहा है? मजिस्ट्रेट अपने को सुना रहा है, उस पे लगा रहे हैं। ठीक है। इसमें एक से अधिक सीट्स हो, उसमें हर एक सीट और ऐसा आरोप करके मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मतलब आरोप की विवेचना करके मजिस्ट्रेट अब क्या करेगा, उसको ट्रायल करेगा। जो कि दोष से दोष मुक्ति पर पहुंचेगा। ठीक है। फिर ऐसा जो परिवर्तन और परिवर्तन करते हैं वो किसको पढ़कर सुनाया जाना जरूरी है? नहीं सुनाएंगे तो बेचारे के साथ में न्याय कैसे होगा? तीन और चार में क्या लिखा हुआ है कि साहब यदि कोई आरोप की फ्रेमिंग करने में कुछ प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो कार्यवाही एज इट इज आगे चला लेंगे, और यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो कुछ समय के लिए मामले को एडजॉर्न कर देंगे, बाद में इस तरह की कार्यवाही को स्टार्ट कर देंगे। सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 5, यदि प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमने सैंक्शन ले ली, वो कौन सा आरोप के बारे में थी? दूसरे। और अब कौन सा आरोप आ गए? तो फिर सैंक्शन जब तक कि वापस नहीं ली जाएगी तब तक फिर मामला शुरू नहीं होगा। कई बार क्या होता है अनिता के गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट होता है, उसके खिलाफ यदि कोई कॉग्निजेंस लेना है या फिर ट्रायल करनी है तो फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से सैंक्शन लेनी पड़ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट से। तो ये यही कहना है कि यदि प्रायर कंसेंट सैंक्शन दूसरे आरोप के बारे में ले रखी है और अब आपने ट्रायल दूसरे आरोप में कर लो तो विदाउट सैंक्शन नहीं चलेगा। सेक्शन 217 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो चुकी थी, एविडेंस आ चुके हैं, उस पर एविडेंस की परीक्षा हो चुकी है। अब फ्रेमिंग चार्ज जो किए गए उनको क्या किया है? चेंज कर दिया, बदल दिया, तो उन एविडेंस को क्या वापस बुलाया जाएगा? एविडेंस को पुनः बुलाया जाएगा। 217 नॉर्मल सी बात है। 218 एक प्रिंसिपल बता रहा है, एक नियम बता रहा है जो ये कह रहा है कि अलग अलग अपराधों के लिए सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक पृथक आरोप लगेंगे, और जिसके लिए पृथक पृथक आरोप लगेंगे उनका विचारण भी क्या होगा? पृथक पृथक किया जाएगा। सेक्शन 218 प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग या पृथक आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का विवरण पृथक किया जाएगा। हिंदी में विवरण लिखा जाए। आप लोगों के आपके क्या लिखा होगा उसको विचार रखो। चार्ज शेल बी ट्राइड सेपरेटली। जो कोई भी आरोप लगेंगे किसी आदमी पर, 218 एक नॉर्मल नियम बता रहा है, अलग आरोप लगेगा और उस अलग आरोप का अलग विचारण होगा। ये 218 का सामान्य प्रिंसिपल है। आगे, परंतु जहां अभियुक्त व्यक्ति लिखित आवेदन देता है द्वारा ऐसा चाहता है कि मजिस्ट्रेट की राय है कि उसमें ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के विरुद्ध विरचित सभी या किसी भी आरोपों का विचारण एक साथ भी कर सकता है। एक्यूज ने स्वयं ने दे दिया लिख कर कि सर मेरे साथ द्वारा जितने भी ऑफेंस किया उनका ट्रायल आप एक साथ कर लो, मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, उपधारा 1 की कोई भी बात 219, 20, 21 और 23 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। 222 को हटा दो, बस 222 को हटा दो। इसके अलावा 219, 20, 21 और 23 इन 4 चीजों पर 218 का प्रिंसिपल लागू नहीं होगा। तो 218 क्या कह रहे हैं
प्रत्येक आरोप का पृथक विचारण होगा। तो 219, 20, 21, 23 क्या कहेगा कि कई सारे आरोपों का एक साथ विचारण हो सकता है। तो आप 219, 20, 21 और 23 क्या बताएंगे? एक ही व्यक्ति पर ज्वाइंट ट्रायल, या तो एक ही व्यक्ति पर कई सारे आरोपों का ज्वाइंट ट्रायल, या कई सारे व्यक्तियों का एक साथ एक ही आरोप पर ट्रायल, या फिर कई सारे व्यक्तियों पर कई सारे आरोपों का ज्वाइंट ट्रायल, या फिर एक आदमी के द्वारा अलग अलग समय में किया गया अपराधों का ज्वाइंट ट्रायल। तो 4 सिचुएशन हुई है। नंबर 1, आदमी एक है, उसके द्वारा एक ऑफेंस आज किया गया, दूसरा ऑफेंस 2 महीने बाद किया गया, तीसरा ऑफेंस 4 महीने के बाद किया गया। एक ही आदमी है, समय अलग अलग है, एक साथ ट्रायल हो सकता है। दूसरी स्थिति, एक ही आदमी है, अलग अलग समय पर अलग अलग अपराध नहीं कर रहा है, एक ही समय में अलग अलग अपराध कर रहा है। घर में घुस रहा है, ताला तोड़ रहा है, छीना झपटी कर रहा है, मार पिटाई कर रहा है, सामान लेकर भाग रहा है। आदमी और अपराध भी एक ही समय में, पर अपराध बहुत सारे कर रहा है। तीसरा, अपराध एक ही किया जा रहा है, मगर आदमी कितने हैं? 2 या 2 से अधिक। चौथा, अपराध भी एक से अधिक किए जा रहे हैं और आदमी भी एक से अधिक है। तो ऐसी सारी स्थिति में क्या हो जाएगा? आरोप की विरचना और आरोप का ट्रायल सब के सब एक साथ हो सकता है। सेक्शन 219 पढ़ो चला नलिनी। एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकता है। तब किसी व्यक्ति पर एक ही किस्म के ऐसे एक से अधिक अपराधों का अभियोजन है तो उन अपराधों में से पहले अपराध से लेकर अंतिम अपराध तक 12 मास के अंदर ही किए गए, चाहे वे एक ही व्यक्ति के बारे में किए गए हो या नहीं, जब उस पर उनमें से 3 से अनधिक कितने ही अपराधों के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया और विचारण किया जा सकता है। मतलब अभी 218 में क्या पढ़ा? प्रत्येक आरोप पर अलग अलग आरोप होगा और अलग अलग विचारण होगा। जबकि ये कह रहे हैं कि एक आदमी ने एक ही तरह का अपराध, चाहे एक ही आदमी के विरुद्ध या कई आदमियों के विरुद्ध, और 1 साल के भीतर किया हो तो उसका विचारण एक साथ हो सकता है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 219 3 ऑफेंस का बता रहा है, वो भी 1 वर्ष में। और ये जो इसमें लिखा एक ही किस्म के, उसका मतलब इसका मतलब या तो चोरी ही होगी, या किडनैपिंग ही होगी, या अबडक्शन ही होगा, एक ही तरह का ऑफेंस, या फिर ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो सकता है, या फिर ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी हो सकता है। तो इसको अपन ने कहा अपराध। नेक्स्ट, अपराध एक ही किस्म के तब होते हैं जब वो पाठ्यक्रम संख्या किसी विशेष या स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय है। ये सवाल, आपके सवाल का जवाब, कि अपराध एक ही केस कब होगा? जब सजा की मात्रा एक, वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो फ्रेमिंग नहीं, चाहे वो अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो या अगेंस्ट बॉडी हो। परंतु इस धारा के प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा कि पाठ्यक्रम संख्या की धारा 379 के अधीन दंडनीय अपराध उसी किस्म का अपराध है जिस किस्म का उक्त संहिता की धारा 380 के अधीन दंडनीय अपराध है। पाठ्यक्रम संहिता या किसी विशेष स्थानीय विधि की धारा के अधीन दंडनीय अपराध उसी किस्म का अपराध है जिस किस्म की ऐसे अपराध करने का प्रयत्न है जब ऐसा प्रयत्न अपराध है। देखो 379 और 380 को इसने एक ही किस्म का अपराध क्यों माना है? 379 में तो 3 साल की सजा है और 380 में 7 वर्ष की सजा है, फिर भी उसको एक ही किस्म का माना गया है। न केवल इनको, बल्कि ऐसे ऑफेंस के प्रयत्न करने को, अटेम्प्ट किए जाने को भी उसी किस्म में शामिल कर लिया गया है और एक ही तरह में ट्रायल कर गया। हो गया सेक्शन 219। 219 का सब सेक्शन नंबर 2 है ना, उसको इम्पोर्टेंट लैंग्वेज के गिनती में डाल देना कि सेक्शन 219 एक ही किस्म के अपराध की बात कर रहा है। तो एक ही किस्म का अपराध कौन सा है? दंड की समान मात्रा से दंड है। चाहे आईपीसी हो या फिर कोई भी स्थानीय या लोकल भी। सेक्शन 220 नॉर्मल सी बात आ जाएगी, आदमी एक ही है और एक से अधिक अपराध है। तो सेक्शन नंबर 220 में जब एक ही आदमी के द्वारा अलग अलग ऑफेंस किए जा रहे हैं तो इसमें भी क्या समय सीमा निर्धारित की गई कि 1 साल के अंदर ही होने चाहिए। 219 और 220 में यही फर्क है कि साहब 220 में समय का कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी, एक ही समय।
फिर आगे इसने सेक्शन नंबर 220 में बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं। कर लोगे सेक्शन 220। बात उसके अपन समझ गए। जब एक ही समय में एक से अधिक ऑफेंसेस किए गए, फिर उनके इलस्ट्रेशंस बता रखे हैं। जैसे कि मैं इलस्ट्रेशन नंबर 20 पढ़ रहा हूँ। है किसी दिन में ग्रह भेदन इस आशय से करता है कि जार कर्म करे और ऐसे प्रवेश किए गए किसी ग्रह में खै की पत्ते से जार कर्म करता है, मतलब क्रिमिनल ट्रेस पार्ट्स भी कर रहे हैं और एडल्ट्री भी कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन कौन से ऑफेंस के एक साथ ट्रायल किया जा सकता है? 454 और 497 के दिन अपराधों का प्रत्यक्ष आरोप लगाया जा सकता है और वह से किया जा सकता है एक ही ट्रायल में। इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, एग्जांपल दे रखे हैं, कर लोगे। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 221। क्या कहता है दीपक, पढ़ो 221। जहाँ इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है। अच्छा, ऐसा संदेह कब होता है? या तो 299 है, 300, या फिर हो सकता है 420 और 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग। कि साहब आपने मेरे को दिया तो था रखने के लिए, मैंने सामान चेंज करके आपको वापस दे दिया, तो एक्चुअली चीटिंग भी हुआ है और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी हुआ है। संदेह है, क्या करें? ऐसा भी हो सकता है कि चोरी किया गया, माल पकड़ा गया, तो ऑफेंस उस पर लग रहा है कि चोर भी हो सकता है और चोरी के माल को रखने वाला आदमी भी हो सकता है। तो यहाँ पर डाउट होता है हम लोगों को। तो ऐसी स्थिति में क्या करने की बात कह रहे हैं हम? यदि कोई एक कार्य या कार्यों का क्रम इस प्रकार का है कि ये संदेह है कि उन तथ्यों से जो सिद्ध किए जा सकते हैं कई अपराधों में से कौन सा अपराध बनता, तो अभियुक्त पर ऐसे सब अपराध या उनमें से कोई करने का आरोप लगाया जा सकेगा और ऐसे आरोपों में से कितनों ही का एक साथ विचारण किया जा सकता है या उस पर गुप्त अपराधों में से किसी एक को करने का अनुकल्प आरोप लगाया जा सकता है। क्या कहा? या तो सभी अपराधों का आरोप लगा दो या उनमें से किसी एक के आरोप का अपराध लगा दो। जो प्रूफ हो जाएगा उसमें वो हो जाएगा, आरोप लगाया जा सकेगा और ऐसे आरोप में से कितनों ही का एक साथ विचारण किया जा सकता है या उस पर उक्त अपराधों में से किसी एक को करने को आंशिक आरोप भी लगाया जा सकता है। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 20 पढ़ो जरा। ऊपर वर्णित मामले में क पर केवल चोरी का आरोप है। ये प्रतीक होता है कि उसने आपराधिक न्यासभंग या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने का अपराध किया है। आपराधिक न्यासभंग किसे कहते हैं? ऋतिक, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्या मतलब समझते हो? दीपक, क्या है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? अगर उसने ट्रस्ट करके चीज दी है और वो आगे जाके बेच देता है या अपने इस्तेमाल में ले लेता है, तो सवाल अपने खुद के यूज ले लेता है। सवाल ये है कि वो चुरा कर लेकर आया है कि उसने खुद ने दिए। इस तरह का मतभेद बन रहा है, तो क्या करेगा? वह यथास्थिति की आपराधिक न्यासबंद या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के लिए रोक किया जा सकेगा यद्यपि उस पर उस अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था। ठीक है, इसके बावजूद भी कि उस पर चोरी का अपराध नहीं, आरोप नहीं लगाया गया था, केवल किसका लगाया था? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, पर फिर भी चोरी के अपराध के लिए उसे दोष सिद्ध किया जा सकता है। होना चाहिए सेम कैटेगरी का ही, मतलब ऑफेंस इतना मिलता जुलता सा होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि साहब 400 चोरी का लगाया यार, कन्विक्शन आप मर्डर के केस में कर रहे हो, है ना? 222 ये वो है जो कि 218 का ऑफेंस से ही अलग बात कह रहा है। क्या कह रहा है नलिनी? जब वो अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत, जब किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध का आरोप है जिसमें कई विशिष्टताएं हैं जिनमें से केवल कुछ के संयोग से एक पूरा छोटा अपराध बनता है और ऐसा संयोग साबित हो जाता है कि जो शेष विशिष्टताएं साबित नहीं होती है तब वो उस छोटे अपराध
ऑफेंस बड़ा था, जैसे कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस है, बड़ा ऑफेंस है थोड़ा सा, जबकि दोष सिद्धता किसमें हुई है? क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में हुई है। जैसे आप उसको पड़ा हुआ मिला था और उसने अपने उसको पता करने से पहले, तो इसके बावजूद कि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का आरोप नहीं किया गया है, क्योंकि उसी अपराध की कैटेगरी में उसके निम्न श्रेणी का आ रहा है, तो उसमें उसको दोषी किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है, छोटा अपराध कर दिया जाता है, तो छोटे अपराध के लिए दोषी किया जा सकता है। होगी वही बात, छोटे अपराध के लिए दोषित किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है, तब वह उस अपराध करने के प्रयत्न के लिए दोषित किया जा सकता है, यदि प्रयत्न के लिए प्रत्येक आरोप में लगाया जाए। क्या कहा है? ऑफेंस है चोरी का, जबकि फाइनली दोषित किसमें, नहीं सॉरी, चार्ज तो चोरी का, दोषित किसमें हुआ? अटेम्प्ट टू थेफ्ट। तो क्या अपन दोषित कर सकते हैं? इसके बावजूद भी उस पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सेक्शन 222 हमें कह रहा है कि उसके अधीन आने वाले ऑफेंस में उसको दोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट, इस तरह कोई बात किसी छोटे अपराध के लिए उस दशा में दोषित प्राधिकृत करने वाली न सुनी जाए जिसमें से छोटे अपराध के बारे में कार्यवाही शुरू करने की अपेक्षित शर्तें पूर्ण नहीं होंगी। अपेक्षित शर्त क्या है? जैसे कि हमें किसी आदमी को दोषित करने के लिए सैंक्शन लेनी जरूरी थी, और आपने सैंक्शन, फिर अपेक्षित जो मतलब एक्सपेक्टेड कंडीशन है वो पूरी नहीं हुई, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि फिर उसका करेंगे, फिर उसके लिए सैंक्शन लेनी पड़ेगी। अभी हमने देखा ही था कि चार्ज यदि चेंज किया जाता है, अल्टर किया जा रहा है, दोषित किया जा रहा है, तो सैंक्शन, या नीचे लिख देना सैंक्शन, जिसका आपको एक सेकंड में याद रहे। ऋतिक, इसका इलस्ट्रेशन पढ़ो तो फर्स्ट क। सेक्शन 407 407 क्या है आईपीसी का? 406 तो कहता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और 407 कहता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में पनिशमेंट कितनी मिलेगी। आरोप पे हमने देखा था कि साहब आरोप कौन से फ्रेम किए जाएंगे, डेफिनेशन वाले या पनिशेबल सेक्शन वाले? तो सेक्शन नंबर 407 से हम लोग ने चार्ज किया है। of the Indian Penal Code 45 of 1860 with criminal breach of trust in respect of property entrusted to him in carries it appear that he did commit criminal breach of trust under section 406 of the Code of Respect of the Property, but that is was not asserted to him as a carrier. He may be convicted of criminal breach of trust under the head of section 406. नॉर्मल सी बात है। 407 का क्या कह रहे हैं? इंटरेस्टेड ठीक नहीं पड़ा इसमें, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, तो उसी अपराध के तहत आने वाले छोटे अपराध में दोषित किए जाने के लिए नए आरोप की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं, उसमें उसको दोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट 223, 218 के अपवाद, 219, 220, 221, 223, ये लास्ट सेक्शन। 218 कहता है प्रत्येक व्यक्ति पर प्रत्येक अपराध के लिए पृथक विचारण होगा, जबकि इसके अपवादों ने क्या कहा? एक ही व्यक्ति है, एक ही तरह के ऑफेंस है, अलग अलग समय में सेम ट्रायल कर लो। एक ही व्यक्ति है, एक ही समय है, अलग अलग ऑफेंस है, सेम ट्रायल कर लो। संदेह की स्थिति में नीचे वाले से लिए आप ट्रायल कर सकते हो, दोषित कर दो, उसमें कोई बात नहीं। और अंतिम, कई सारे व्यक्तियों के ऊपर सेम ट्रायल चल सकती है, चलती भी है, करूपन कहते भी है। मैंने बताया था वो डालास का मेहता का मैटर था, सीबीआई कोर्ट में अभी भी मामला चल रहा है, जिसमें 50 आदमियों की ट्रायल एक साथ चल रही है अभी भी, तो चल सकती है। ये रहा सेक्शन 223। पढ़ो दीपक। किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा? निम्नलिखित व्यक्तियों पर 7 आरोप लगाया जा सकेगा और उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा। का वह व्यक्ति जिन पर एक ही संवर्ग के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध का अभियोग है, वह व्यक्ति जिन पर किसी अपराध का अभियोग है, और वह व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का दुष्प्रयोग या प्रयत्न करने का अभियोग है। वह वेरी गुड दीपक, ये अपने समझ में आ गया। वैसे भी क्या कह रहे हैं? कई सारे आदमी ने एक ही समय में अलग अलग समय में भी ऑफेंस किया, तो उनको एक साथ ट्रायल कर सकते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं प्रोवाइजो इसका।
परंतु जहां अनेक व्यक्तियों पर पृथक अपराधों का आरोप लगाया जाता है और वे व्यक्ति इस धारा में विनिर्दिष्ट कोटियों में से किसी में नहीं आते, वहां मैजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय ऐसे सब व्यक्तियों का विचारण एक साथ कर सकता है यदि ऐसे व्यक्ति लिखित आवेदन के द्वारा ऐसा चाहते हैं। और मैजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उसे ऐसे व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा करना समुचित है। तो कई सारे आदमियों ने यदि मिलकर इस तरह का एप्लीकेशन दे दिया, इसके बावजूद भी कि प्रोविजन 218, 19, 20, 21 और 23 में कवर नहीं हो रहे और एप्लीकेशन दे दिया, फिर भी उनको एक साथ ट्रायल किया जा सकता। हो गया सेक्शन 224 ने 223, लास्ट सेक्शन 224। कई आरोपों में से एक के विरुद्ध आरोपों को वापस लेना। पढ़ो ना लिखी। जब एक ही व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आरोप प्रदर्शित किया जाता है जिसमें एक से अधिक दोष है और जब उनमें से एक या अधिक के लिए दोषी की प्रति जाती है, तब परिवादी या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी न्यायालय की सम्मति से शेष आरोप के आरोपों को वापस ले सकता है अथवा न्यायालय इससे आरोप के आरोपों की जांच या विचारण स्वप्रेरणा से रोक सकता है। देखो हुआ क्या है, एक आदमी था जिसने एक ही ट्रांजैक्शन में 4-5 अपराध किए, घर में घुसा, चोरी की, वही सारी बातें। 3 में 2 सिद्ध हो गया और 3 में 2 सिद्ध ऐसा हो गया जो कि ग्रेवियस ऑफेंस ही था। 2 थोड़े से छोटे ऑफेंस से अटेम्प्ट का भी हो सकता है, फिर वैसा हो सकता है। प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट ने ऐसे क्या ले लिए, ऑफेंसेस को विड्रॉल कर लिए, सिद्धे ले ली, 2 सिद्धि हमारे लिए। या फिर न्यायालय ने अपने स्वयं विवेक से भी कर लिया कि यार 7 साल की सजा पर इसको वैसे ही दे रहे हैं, छोटे अपराध में सजा नहीं भी दे तो ही चल जाएगी, कवर हो जाएगी, और न्यायालय ने स्लो मोटिव कार्रवाई को रोक दिया। आगे चलो। और ऐसी वापस लेने का प्रभाव ऐसे आरोप के आरोपों से दोष मुक्ति होगा। यदि इस तरह के मैंने आरोप फ्रेम जो चार्जेस थे उसको विड्रॉल कर लिया, तो ऐसे विड्रॉल किए जाने की स्थिति में एक्यूज क्या दोष सिद्ध होगा या दोष मुक्त होगा या डिस्चार्ज होगा? एक्विटल हो जाएगा, दोष मुक्त हो जाएगा। आगे करो। किंतु यदि दोष सिद्धि अपास्त कर दी जाती है। अब सुनो क्या हुआ, एक आदमी पर 5 आरोप लगे थे, 3 आरोप में 2 सिद्ध कर दिया, 2 आरोपों को विड्रॉल कर लिया, पर ये आदमी ने ऐसे आरोपों की 2 सिद्धि किए जाने को कहाँ चैलेंज किया? अपीलेंट कोर्ट में। और अपीलेंट कोर्ट के द्वारा ऐसी दोष सिद्धि को क्या कर दिया गया है? दोष मुक्त कर दिया गया है। अब क्या होगा भाई? तो न्यायालय दोषी के पास करने वाले न्यायालय के आदेश पर करते हुए ऐसे वापस लिए गए आरोप के आरोपों की जांच या विचारण आगे कार्रवाई कर सकते हैं। जो 2 आरोप नीचे वाली कोर्ट से हम लोगों ने विड्रॉल किए थे, उन पर वापस से ट्रायल कर सकेगा। हालांकि पूरा ट्रायल करके हमने उसको दोष मुक्त नहीं किया था, इसलिए इसके पास वापस ऑप्शन है कि उन्हीं पर वापस कर सकता है। और यदि हम लोग चाहते ही नहीं कि नहीं करे, तो फिर वो मामला लिखा हुआ है कि साहब दोष नहीं विचारण कर सकता है, करेगा नहीं। नॉर्मल सी बात है, एक आदमी पर 5 आरोप लगे थे, उन 5 आरोप में 3 आरोपों में 2 सिद्ध कर दिया और 2 आरोपों में हमने खुद तरस खा लिया कि साहब चलो ठीक है, इनमें 2 को आरोपों के आप विचारित मत करो, इनमें 3 में 2 सिद्धि बहुत है। तो एक तो होगी 2 सिद्धि, और जो 2 आरोप वापस से विड्रॉल किए थे उसमें क्या हो गया? दोष मुक्ति। ये भाई 2 सिद्ध होने के बाद में अपीलेंट कोर्ट में गया और ऐसे 2 सिद्धि के आदेश को क्या करवा दिया? सेटिसाइड करवा दिया, मतलब अभी पूरा फ्री हो गया, बरी हो गया। तो अब ये जो आरोप थे, जो नीचे वाले आरोप जिसको हमने विड्रॉल किया है, क्या ऐसे विड्रॉल किए गए आरोपों पर वापस से नीचे वाली कोर्ट ट्रायल कर सकते हैं? ट्रायल कर सकते हैं, दोषित कर सकते हैं, करना चाहे तो। को आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से हो रखा है, बस केवल एविडेंस लाना पड़ेगा। खत्म चैप्टर नंबर 17। कल हम कहानी शुरू करेंगे 225 से, जो कि 2